तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो इंडियन टेक्सटाइल है वो यूरोपियन मार्केट में किस तरह से असर डालती है। तो सबसे पहले तो आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि आखिरकार इंडियन टेक्सटाइल क्या होता है। इंडियन टेक्सटाइल कहने का मतलब हुआ कि भारत में जो कपड़े बनते थे, तो भारत में किस किस तरह के कपड़े बन रहे थे। जो सूती का कपड़ा था, जो ऊन का कपड़ा था, जो मखमल का बना हुआ कपड़ा था, तो वो यूरोपियन मार्केट में जाया करता था। और वहाँ जो यूरोप का जो मार्केट है वहाँ पे किस तरह से असर डालता है, उसके बाद वहाँ की जो अंग्रेज सरकार है वो क्या स्टेप्स लेती है जिसकी वजह से उसका असर भारत के लोगों पे होता है और वो बेरोजगारी के कगार पे पहुंच जाते हैं। तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, इन तमाम प्रश्नों के जवाब हम लोग यहाँ पर ढूंढने का प्रयास चलिए करते हैं। तो लगभग ये दौर था 1750 के आसपास का। अभी 1750 के आसपास में उस समय क्या हुआ था कि उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, यानी कि जो अंग्रेज सरकार थी, वो बंगाल में कब्जा नहीं किया हुआ था। उससे पहले की बात है, यानी कि बंगाल में कब्जा करने से पहले की जो बात है वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो उस समय क्या हो रहा था, तो उस समय जो इंडिया था, इंडिया दुनिया भर में जाना जाता था अपने कपड़ों के मामले में, यानी कि टेक्सटाइल्स के मामले में। अब किस तरह का कपड़ा यहाँ पर जो था वो पूरा दुनिया में फेमस हो रहा था, तो वो था आपका कॉटन टेक्सटाइल्स। यानी कि जो सूती का कपड़ा था जो भारत में बनता था, उसकी पूरी डंका जो है पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ था। सबसे बड़ा जो है कॉटन टेक्सटाइल का प्रोड्यूसर वो कौन था, वो भारत था। भारत ही था जो कि बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था सूती कपड़ों का। और उस समय पे अंग्रेज लोग बंगाल में अपना कब्जा नहीं किए हुए थे, उस समय वो उसको अपने अंडर पे नहीं लिए हुए थे। तो उस समय बहुत ज्यादा जो है भारत फेमस था इन सब मामलों में। अब ये जो भारत है ये कॉटन टेक्सटाइल के मामले में इतना ज्यादा फेमस क्यों था, ये भी समझना पड़ेगा। तो कारण ये था कि ये जो कॉटन्स के कपड़े बनते थे भारत में वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के हुआ करते थे, और इसके जो कारीगर थे वो बहुत ही महीन कारीगरी किया करते थे, बहुत बारीकी से काम किया करते थे, जिसके वजह से ये काफी ज्यादा जो थे वो सब पूरे विश्व में फैले हुए थे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम लोग बात करें तो जावा में, सुमात्रा में और पेनांग वगैरह में वेस्ट की तरफ भी फैला हुआ था, सेंट्रल एशिया की तरफ भी फैला हुआ था। तो ये तमाम तरह की चीज़ें जो थी वो इन पूरे अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में पूरी तरह से जो कॉटन टेक्सटाइल जो था भारत का वो सभी जगह पे फैला हुआ था। अब यहाँ तो हो गया। अब देखिए होता क्या है, लगभग 16th सेंचुरी के आसपास में जब आता है तो उस समय क्या होता है कि जो यूरोप के लोग थे, यानी यूरोपियन, ठीक है, जो यूरोप में रहने वाले लोग हैं उसको क्या बोलते हैं, यूरोपियन बोलते हैं। तो वहाँ के जो व्यापारी लोग थे, जो कंपनी वगैरह जो थे, वो अपना जो खोल के वहाँ पे बैठे हुए थे। तो वो क्या करते थे कि वो भारत से, यानी कि जो इंडियन टेक्सटाइल है, जो इंडियन टेक्सटाइल है उसको यहाँ से खरीद लिया करते थे, और खरीद कर यूरोप में ही जाकर इसको क्या करते थे, जाकर बेचते थे, और इससे इनको बहुत ही भारी भरकम मुनाफा होता था, फायदा होता था। अब ध्यान से देखिए कितना फेमस था हमारा भारत का जो कॉटन टेक्सटाइल है या कॉटन से बनी हुई जो चीजें थी, वो इतना फेमस था कि यूरोप के लोग, जो व्यापारी लोग थे यूरोप के, वो भारत में आते थे और भारत में आकर वो खरीदते थे कॉटन टेक्सटाइल को, और खरीद के जाकर खुद वहां पर अपने ही यूरोप में उसको अच्छे मुनाफे पे बेच दिया करते थे। तो अब प्रश्न ये आता है कि क्या ये सब चीजें हमारे इतिहास में दर्ज हैं कि कॉटन टेक्सटाइल जैसी चीजें थी। तो इस चीज का पता हम लगाते हैं कुछ ऐसी ही चीजों से। लैंग्वेज के पीछे बहुत सारे वर्ड्स में जो इंडियन हिस्ट्रीज हैं वो छिपी हुई हैं। तो चलिए उन तमाम चीजों को हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं।
तो अब चलिए हम लोग देखेंगे कि वर्ड्स टेल अस हिस्ट्रीज, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको छिपे हुए इतिहास को भी बताने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अब शब्द हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जो शब्द आपके पास आएगा कैलिको। अब ये कैलिको शब्द जो है ये यूज हुआ करता था। कैसे यूज में आया कैलिको वर्ड, ये किस कारण से आया और ये किसको इंडिकेट करता है, तो मैं आपको बता दूं कैलिको कहने का मतलब हुआ कॉटन टेक्सटाइल्स, यानी कि जो सूती से बना हुआ कपड़ा है उसी को कैलिको भी कहा जाता है। अब ये शब्द आया कैसे, तो चलिए इन सब चीजों को हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। तो हुआ यूं था कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, जैसे कि यूरोप के जो लोग थे वो शुरू में नहीं देखे थे कि यहाँ पर सूती का कपड़ा मिलता है। तो जो यूरोपियन लोग थे उनको पता कैसे चला, यूरोपियन जो व्यापारी लोग थे उनको कैसे पता चला कि सूती का कपड़ा मिलता है, तो दरअसल ये हुआ था इराक में एक जगह है और एक शहर है, इसको हम कह सकते हैं, और वो शहर का नाम है मौसूल। तो यहाँ पर जो अरब के व्यापारी लोग हैं, वो यहाँ पर आते थे। ठीक है, तो अरब के व्यापारी लोग जो हैं ये सबसे पहले क्या करते थे कि कॉटन जो क्लॉथ से, यानी कि जो आपका सूती से बना हुआ कपड़ा है उसको वो क्या करते थे, यहाँ पे ले जाया करते थे। और उसी दौरान यूरोप के लोगों को ये बात पता चलता है कि जो यूरोप के व्यापारी लोग हैं उसी समय पे ये फर्स्ट टाइम पे इसको यहाँ पर देखते हैं कि इस तरह की चीजें जो हैं, कपड़े जो हैं वो मिलते हैं। तो अब जो है उस समय इसका जो शब्द था, जो उस समय जमाने में जो शब्द इस्तेमाल किया जाता था कॉटन के लिए वो था मसलिन। ठीक है, तो मसलिन शब्द बोलते थे। तो जब फर्स्ट टाइम पे पुर्तगाली लोग आए, जब पुर्तगाल लोग जब भारत में आए, तो ये भारत में क्यों आए थे, तो ये आए हुए थे मसाला खरीदने के लिए, स्पाइस वगैरह खरीदने के लिए आए हुए थे। ठीक है, पुर्तगाल लोग। और ये कहाँ रुके थे, कैलिकट में रुके थे, जो कि केरला कोस्ट इन साउथ वेस्ट इंडिया में है। तो वहां पर ये कैलिकट में अड्डा जमा के रह गए। ठीक है, तो वहीं पर ये क्या किए कि मसालों के साथ साथ जो सूती का बना हुआ कपड़ा है उसको भी क्या करने लगे, यूरोप के मार्केट में ले जाने लगे। ठीक है, मसाला तो ले ही जा रहे थे, लेकिन यूरोप में ये और क्या चीज लेके जा रहे थे, कॉटन टेक्सटाइल भी लेके जा रहे थे। तो यहीं से ये जो शब्द है कैलिको, क्योंकि ये कैलिकट में जाकर अपना अड्डा बनाए रखे थे कौन लोग, पुर्तगाल लोग, और वहीं से इन्होंने क्योंकि कॉटन टेक्सटाइल को खरीदा था इसीलिए इसका नाम उन्होंने क्या रखा, कैलिको रखा। तो बेसिकली कैलिको का मतलब होता है कॉटन का बना हुआ कपड़ा। ठीक है, यानी कॉटन टेक्सटाइल। अब देखिए अगर हम इसको बहुत बढ़िया से समझ लें तो ये आप समझ चुके होंगे कि पुर्तगाल लोग जो थे वो सबसे पहले कहाँ पे आए, कैलिकट में आए। ठीक है, लेकिन वो आए क्यों थे यहाँ पर, तो वो तो मसाला खरीदने आए थे, लेकिन साथ ही साथ वो कॉटन टेक्सटाइल भी लेके चले गए। कहाँ पे, यूरोप में। ठीक है, और वहां पे बेचने लगे। तब जाकर यूरोपियन जो ट्रेडर्स लोग हैं उनको ये बात पता चला कि कुछ सूती नाम का कपड़ा भी है जो कि बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही चीप दामों में उनको जो है वो मिल रहा है। तो इस तरह से कैलिको वर्ड से हम लोग जानते हैं कि जो आपका कॉटन टेक्सटाइल है वो वर्ड आया हुआ है। तो देखिए ये जो वर्ड है ये आपका हिस्ट्री बयां कर रहा है, कौन, कैलिको वर्ड। ठीक है, कैलिको वर्ड से ही आपका कॉटन टेक्सटाइल वर्ड जो है ये आया हुआ है। तो उस समय आप देखिए यहाँ पर कि जो अंग्रेज लोग हैं उनके एक यहाँ पे आप देख रहे हैं बुक, इसमें बहुत सारा लिखा हुआ है लिस्ट की कौन कौन से कपड़े कितने मंगाने हैं। तो ये सब लिस्ट जो है इसमें इस तरह के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे इस तरह का शब्द आपको देखने को मिलेंगे कि किस किस तरह के कपड़े जो हैं वो लेके आने हैं। तो इस वर्ड्स में हमारी हिस्ट्रीज जो हैं वो छिपे हुए हैं। और भी चीजें अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि कुछ ऐसी चीजें भी हुई थी, जैसा हम लोग यहाँ पे जान सकते हैं, जैसे छींट शब्द का प्रयोग हुआ। अब ये छींट जो है इसका क्या मतलब है,
ठीक है, कहाँ से आया, शिंट इसको हम लोग बोलेंगे, और ये है कोसा से, ठीक है, फिर यहाँ पे खासा, ठीक है, या बंडाना। तो ये जो शब्द है इसका क्या मतलब है, इनको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो डिफरेंट वैराइटीज ऑफ क्लॉथ्स, जो अलग अलग वैराइटीज के जो क्लॉथ्स थे, जिसमें क्या होता था, प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ्स हुआ करता था, यानी कि उसमें इस तरह से छापेदार टाइप का, जिसमें फूल पत्ती इस तरह से कपड़े में बना होता था, फूल बना दिया, पत्ती बना दिया। तो इस तरह का जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कपड़ा, इस टाइप को आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह का देख रहे हैं, इसमें फूल है, पत्ती है, बहुत छापेदार टाइप का बनाया हुआ है। तो इस तरह के कपड़े जो हैं वो कॉटन से बने होते थे, और ये जो है इसमें हम लोग भारत के जो शब्द है छींट, ठीक है, छींटेदार कपड़ा, छापेदार कपड़ा, इस तरह का बोलते हैं। तो इसी छींट शब्द से, यहाँ पे जो आप शब्द देख रहे हैं ये वाला छींट शब्द से ही क्या आया, आपका शिंट्स आया हुआ है। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं शिंट्स, ये कहाँ से आया है, इस वाले छींट शब्द से आया है। तो ये कपड़ा था जिसको हम लोग भारत के लैंग्वेज में छापेदार कपड़ा या छींट वाला कपड़ा बोलते हैं, इसको शिंट्स जो है विदेशी लोग जो है वो बोलना शुरू कर दिए। तो यहाँ से ये सब चीज़ें जो हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत छोटे छोटे और बहुत ही कलरफुल टाइप के जो फूल पत्ते का है वो डिज़ाइन यहाँ पर किया हुआ है। अब हुआ क्या चीज कि फ्रॉम द 1680s there started a craze for printed Indian cotton textile in England and Europe, mainly for their exquisite floral designs, fine texture and relative cheapness. अब देखिए होता क्या है कि 1680 आते आते इस तरह के जो कपड़े थे उसका डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, प्रिंटेड इंडियन कॉटन टेक्सटाइल का, यानी कि इस तरह का जो बना हुआ कपड़ा आपको देखने को मिलता है। इस तरह के कपड़े का डिमांड जो है वो कहाँ कहाँ पे होता है, तो इसकी डिमांड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंग्लैंड में होना शुरू हो जाता है, यूरोप के मार्केट में लोग इनको इस तरह का डिमांड करना शुरू कर देते हैं। तो डिमांड करने का कारण क्या था, क्योंकि इसमें जो फ्लोरल डिज़ाइन था, यानी कि जो फूल पत्ती का डिज़ाइन किया हुआ था, बहुत ही बेहतर कारीगरी के साथ ये बना हुआ था, साथ ही साथ ये बहुत ही सस्ता जो था वो भी मिल रहा था। तो इसी कारण से इसका डिमांड जो है वो मार्केट में बढ़ गया। अब ये नहीं सोचना है कि वहाँ के नॉर्मल लोग ही इसको मात्र पहनते थे, ऐसा नहीं है। वहाँ के जितने रईस लोग हैं वो भी इस तरह के कपड़े पहना करते थे। यहाँ तक तो बात आप छोड़ दीजिए, साथ ही साथ वहाँ की जो महारानी थी वो भी इस तरह से बनी हुई कपड़े को पहना करती थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा मार्केट में इसकी डिमांड जो है वो रही होगी। यहाँ पर एक क्वेश्चन है आगे बढ़ने से पहले। द वर्ड शिंट्स कम्स फ्रॉम द वर्ड, यानी कि जो शिंट्स जो वर्ड है वो कहाँ से आया है। आई थिंक इस सवाल का जवाब आपको मिल चुका होगा। जी हाँ, छींट शब्द से आया है। तो यहाँ पर आप वो फिलअप करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में आके इसे बता भी सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि जो आपका बंडाना शब्द है ये कैसे आया। देखिए ये एक्चुअली इसका मतलब होता है बांधना, ठीक है। जैसे कि एक कपड़ा होता था जिसको हम लोग गले में बांधते थे या जिसको हम लोग माथे के ऊपर बांधते थे, ये एक तरह का मफलर हुआ करता था, ठीक है। तो उसी से ये शब्द आया है बंधना, ठीक है। तो देयर वर अदर क्लोथ्स इन द ऑर्डर बुक दैट वर नोटेड बाय देयर प्लेस ऑफ ऑरिजिन, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे जो कपड़े थे जो उस लिस्ट में शामिल थे, जो लिस्ट मैंने आपको पहले दिखाया, लेकिन उसके जो नाम रखे गए वो जगह के नाम पे रखे गए, जैसे काशिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुरे, इस तरह का। सो व्हाट इज बंडाना। तो बंडाना क्या है, मैंने आपको बताया कि बंडाना एक तरह का कपड़ा होता था जिसको गले में या माथे में पहना जाता था, एक तरह का मफलर टाइप का, इसको आप कह सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट्स, यानी कि जब इंडियन टेक्सटाइल
पूरी दुनिया में तहलका मचा रहा था, तो यूरोप के मार्केट में जब ये पहुंचता है तो अब वहां पर किस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं वो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाय द अर्ली 18th century, worried by the popularity of Indian textiles, wool and silk makers in England began protesting against the import of Indian cotton textiles. In 1720, the British government enacted a legislation banning the use of printed cotton textile chintz in England. Interestingly, this act was known as the Calico Act. अब देखिए यहाँ पर आपको क्या समझना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब ये पूरी तरह से छा गया, पूरी तरह से मशहूर हो गया था, कहाँ पर, ये जो कपड़े थे, जो इंडियन टेक्सटाइल थे, जो सूती से बना हुआ कपड़ा था, जो मखमल का बना हुआ कपड़ा था, वो पूरी तरह से छा गए थे, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे। कहाँ पर? इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में ये पॉपुलर तो बहुत ज़्यादा हो गया। अब पॉपुलर हो गया तो इस पॉपुलैरिटी से इंग्लैंड वाले जो हैं इसका विरोध करने लगे, और विरोध में कहने लगे कि जो भारत से टेक्सटाइल चीज़ें आती हैं, यानी कि सूती का बना हुआ कपड़ा जो आता है, या जो मखमल या जो ऊन का कपड़ा आता है, उसको पूरी तरह से बैन कर दिया जाए। ये बात कौन बोल रहे हैं? इंग्लैंड के रहने वाले लोग बोल रहे हैं। अब आपके मन में प्रश्न ये आएगा कि ये बहुत तहलका तो मचा रहा था, बहुत फेमस था, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि वहाँ के लोग यानी कि इंग्लैंड वाले लोग इसका विरोध करने लगे कि जो इंडियन टेक्सटाइल है वो हमारे देश में नहीं आना चाहिए। तो इसका रीज़न भी हम लोग समझेंगे थोड़ी देर के बाद, लेकिन अब चलिए देखिए कि इसका असर वहाँ के गवर्नमेंट पे क्या होता है। तो होता यूँ है कि जब इस तरह से विरोध प्रकट होना शुरू होता है तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके ऊपर दबाव पड़ता है, और ये लगभग 1720 के आसपास का बात है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट पे इतना दबाव पड़ता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक कानून जो है वो पारित करना पड़ता है। और ये कानून क्यों बनाया गया? ताकि जो प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल्स हैं उसको बैन किया जा सके, यानी भारत से जो पत्तेदार छापेदार टाइप के कपड़े आ रहे हैं जो सूती के बने हुए हैं उसको इंग्लैंड में ना लाया जाए, उसको बैन कर दिया जाए। इसके लिए एक कानून बनाया गया, और इस कानून का नाम पता है क्या रखा गया? इस कानून का नाम रखा गया कैलिको एक्ट। ठीक है, तो अब ये आप समझ गए होंगे कि कैलिको एक्ट क्यों बना। तो कैलिको एक्ट इसलिए बना क्योंकि इंग्लैंड में काफ़ी ज़्यादा जो आपके कॉटन टेक्सटाइल हैं वो फेमस हो चुके थे, और वहाँ के लोगों को इससे बड़ा दिक्कत हो रहा था, जिसके वजह से उसने क्या किया? प्रोटेस्ट करना शुरू किया, और अपने गवर्नमेंट यानी इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वहाँ पे दबाव बनाया। अब दबाव बनाया तो वहाँ की गवर्नमेंट एक कानून पारित करती है, कैलिको एक्ट, और इसके माध्यम से वो क्या कहती है कि जो इंडियन टेक्सटाइल है उसको बैन कर दिया जाए। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि आखिरकार क्यों वहाँ के लोगों को, इंग्लैंड के लोगों को इसकी परेशानी हो रही थी। तो दरअसल इसका जो रीज़न है वो हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास चलिए करते हैं। एट दिस टाइम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैड जस्ट बिगन टू डेवलप इन इंग्लैंड, unable to compete with Indian textiles. English producers wanted a secure market within the country by preventing the entry of Indian textiles. The first to grow under government protection was the calico printing industry. Indian designs were now imitated and printed in England on white muslin और plain unbleached Indian cloths. अब यहाँ पे देखिए समझने की जरूरत है। अब बात आ गया ना यहाँ पे कि आखिरकार भाई क्यों इसका विरोध हो रहा था इंग्लैंड में, क्यों वहाँ के लोग बड़ा नाराज हो गए थे। तो देखिए इसका रीजन ये है कि इस दौरान क्या हो रहा था कि इस दौरान इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज डेवलप हो रहे थे, और ये इंडस्ट्रीज किस चीज की थी? टेक्सटाइल की थी।
यानी कपड़ों का ही इंडस्ट्री था ये। तो उस समय इंग्लैंड में ये सब चीज़ें जो थी वो डेवलप हो रही थी। अब डेवलप हो रही थी तो इसका मुकाबला जो है, जो इंग्लैंड के लोग हैं वो किसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, इंडियन टेक्सटाइल का मुकाबला कर नहीं पा रहे थे। यानी कि ज़्यादा वहाँ पे डिमांड किसकी थी, इंडियन टेक्सटाइल्स मार्केट की थी, ज़्यादा से ज़्यादा वही कपड़े लोग ज़्यादा खरीदते थे। जबकि इंग्लैंड में इस तरह का इंडस्ट्री सेटअप होना शुरू हो गया था, तो वहाँ के लोग उनसे ना खरीद के जो इंडियन टेक्सटाइल है उसको खरीद रहे थे। तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान वहाँ के इंग्लैंड के लोगों को होना शुरू हो गया। सो वो चाहते थे कि एक सिक्योर मार्केट जो है उनके देश में बना रहे और जो इंडियन टेक्सटाइल्स है उसको इंग्लैंड में आने से रोक दिया जाए। देखिए यही मेन कारण था, यही मेन कारण था जिसकी वजह से आपका कैलिको एक्ट लागू हुआ, क्योंकि उस समय इंग्लैंड में बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप होने शुरू हो गए, डेवलप होने शुरू हो गए। तो जो वहाँ के व्यापारी लोग हैं, जो वहाँ के ट्रेडर लोग हैं, उनको तो मुनाफा चाहिए, वो कहाँ जाके बेचेंगे। तो वहाँ पे फेमस कौन था पहले से, वहाँ से फेमस पहले से ही इंडियन टेक्सटाइल के जो कपड़े थे, जो भारत से बनी हुई कपड़े जाते थे वो बहुत ज़्यादा फेमस थे, जिसके कारण से उनको परेशानी हो गया और इसी कारण से वो सरकार पे दबाव बनाते हैं, जिसकी वजह से जो अंग्रेजी सरकार है वो एक कैलिको एक्ट बना कर देती है और इंडियन टेक्सटाइल को बैन करना शुरू करती है। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि आखिरकार कैलिको एक्ट जो है वो क्यों बन के सामने आया। अब देखिए कि और क्या क्या यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो कंपटीशन विद इंडियन टेक्सटाइल्स ऑल्सो लेड टू अ सर्च फॉर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन इंग्लैंड। In 1764, the spanning genie was invented by John Kay, which increased the productivity of the traditional spandrels. The invention of the steam engine by the Richard Arkwright in 1786 revolutionized cotton textile weaving. Cloth could now be woven in the immense quantities and cheaply too. अब देखिए साथ ही साथ अब क्या होता है, अब साथ ही साथ यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा कि कंपटीशन चालू हो जाता है। अब भारत का जो टेक्सटाइल है, एक तो बैन कर दिया गया कि वो इंग्लैंड में नहीं जाएगा, और इंग्लैंड में अगर जाता है तो इंग्लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा सस्ते वे में जो है मिल सके वहाँ के लोगों को और बेहतर क्वालिटी का मिल सके, तो वहाँ पर बहुत सारे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। यानी कि बहुत सारे आविष्कार जो हैं वो वहाँ पे देखने को मिलता है, जिनमें से एक आविष्कार जो आप यहाँ पे देख पाएंगे वो है स्पाइनिंग जीनी। ये स्पाइनिंग जीनी किसने आविष्कार किया था, तो जॉन के जो है उन्होंने ये आविष्कार किया था। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्पैनिंग जीनी है, यानी कि एक तरह का ये मशीन है जिसके वजह से सूत को इस तरह से काटा जाएगा, सूत को बनाया जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके जो आविष्कारक थे ये के साहब थे, तो ये इंग्लैंड के थे और इन्होंने क्या किया कि इस तरह की जो मशीन है उसको डेवलप करना शुरू कर दिया, ताकि जो भारत से आ रही है बनके, जो वहाँ के कारीगर लोग बना रहे हैं वो चीज़ें वो मशीन के माध्यम से ज़्यादा मात्रा में और सस्ती में बना सके। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि जब ये मशीन बनकर लोगों के सामने आया, जब ये स्पैनिंग जीनी एक मशीन है, ठीक है, ये वाला मशीन जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वाला, इसको भारत के लोग हाथों से बनाते थे और यहाँ पे क्या डेवलप कर दिया गया, मशीन डेवलप कर दिया। तो इससे क्या हो गया कि जो प्रोडक्टिविटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ाव जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलता है। और जो पहले जो ट्रेडिशनल स्पैंडल होता था, जो हाथों से सब कुछ किया जाता था, उसके मुकाबले ये ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े बना के देने लगा, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गया। तो कहीं ना कहीं मार्केट पे इसका भी अब धीरे धीरे यहाँ पे दबदबा आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे स्टीम इंजन का भी जो है ये इन्वेंशन हो जाता है। ये वाला देख रहे हैं स्टीम इंजन, जो कि कौन करते हैं, तो ये करते हैं आपके आर्कराइट, इन्होंने इसका आविष्कार जो है ये किया हुआ था, ठीक है, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। तो स्टीम इंजन का जो है आविष्कार यहाँ पर हो जाता है। अब ये बहुत ही क्रांतिकारी खोज जो है वो साबित होता है और
जो कॉटन टेक्सटाइल के मार्केट में ये काफ़ी ज़्यादा एक अहम रोल जो है वो निभाता है। अब इससे क्या होता है कि जो कॉटन के कपड़े बन के आते थे, यानी कि जो कॉटन टेक्सटाइल होते थे, वो इमेंस क्वांटिटीज में आने लगे, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगे और बहुत ही सस्ते भी बनने लगे। तो कहीं ना कहीं अब इससे जो है प्रभावित कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर होते हुए दिखाई देंगे। अब आपके मन में ये आएगा कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको यहाँ पर प्रभावित नजर आएंगी। अब कहीं ना कहीं इसका सीधा असर कहाँ होने वाला है, भारत के मार्केट पे होने वाला है। तो जैसा यहाँ पे देखिए, however, Indian textiles continued to dominate world trade till the end of the 18th century। देखिए कहीं ना कहीं तो इंडियन टेक्सटाइल का मार्केट तो लगातार बना रहा 18th सेंचुरी में, ठीक है, लेकिन यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, द डच, द फ्रेंच एंड द इंग्लिश मेड इनमरस प्रॉफिट्स आउट ऑफ दिस flourishing trade. These companies purchase cotton and silk textiles in India by importing silver. But as you know, when the English East India Company gained political power in Bengal, it is no longer had to import precious metal to buy Indian goods. Instead, they collected revenues from the peasants and zamindars in India and used this revenue to buy Indian textiles। अब देखिए, यानी कि 18वीं सदी तक अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं 18th सेंचुरी तक, ठीक है, तो 18th सेंचुरी तक क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज लोग बंगाल में कब्जा नहीं किए हुए थे, तो उस समय क्या हुआ था कि जो भी यूरोपियन लोग थे, यानी यूरोप के जो रहने वाले लोग थे, जो व्यापारी लोग थे, उनको यहाँ से बहुत बेनिफिट जा रहा था, ठीक है। अब देखिए, जैसे बहुत सारे यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी, जैसे कि डच का था, फ्रेंच का था और इंग्लिश, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ से प्रॉफिट कमाते हैं, यहाँ के कपड़ों से, यहाँ के बिजनेस से, ठीक है। तो वो क्या करते थे कि ये जितनी भी कंपनियां थी, डच थी, फ्रेंच और इंग्लिश, ये सब जितनी भी कंपनियां थी, वो क्या करते थे कि जो भारत में बनती थी कॉटन के कपड़े या सिल्क के जो कपड़े बनते थे, उसको यहाँ से परचेस करते थे और परचेस करके वो अपने यहाँ जाके बेचते थे, जिसकी वजह से इनको बहुत ही भारी मात्रा में मुनाफा होता था। लेकिन उस समय आपको मैं बता दूं कि ये जो कपड़े यहाँ से खरीदते थे यूरोपियन कंपनी वाले या यूरोपियन व्यापारी वाले, वो पैसे दे के नहीं खरीदते थे, बल्कि वो बदले में क्या दिया करते थे, वो सिल्वर दिया करते थे। जब उनको यहाँ से सिल्क का कपड़ा खरीदना होता था या कॉटन का टेक्सटाइल खरीदना होता था, तो ये यूरोपियन कंपनी क्या करती थी, यहाँ पर जो इंडियन लोग हैं उनको सिल्वर यानी कुछ मेटल देते थे और उसके एवज में वो क्या करते थे, जो सिल्क का कपड़ा है, जो कॉटन का कपड़ा है, उसको यहाँ से ले जाकर अपने यहाँ बेचते थे और काफी ज्यादा भारी मुनाफा भी कमाते थे। ऐसा नहीं कि इनको नुकसान होता था, भारी मुनाफा होता था। लेकिन धीरे धीरे जब कंपनी, यानी कि कंपनी कहने का मतलब ये हुआ कि जो अंग्रेज लोग जब, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे भारत में पॉलिटिकल पावर में कब्जा कर लेते हैं, यानी जब वो बंगाल को जीत लेते हैं, तो वो इस तरह के मेटल जो हैं वो देना बंद कर देते हैं कुछ भी खरीदने के लिए। बल्कि इसके जगह पर उन्होंने क्या किया कि यहाँ के लोगों से ही क्या करना शुरू कर दिया, रेवेन्यू लेना शुरू कर दिया, टैक्स के तौर पे पैसे लेने शुरू कर दिए, किसानों से रेवेन्यू लेना शुरू किया, जमींदार से लेना शुरू कर दिया और इसी रेवेन्यू को वो कलेक्ट करके क्या करना शुरू किया, जो इंडियन टेक्सटाइल्स है उसको खरीदना शुरू कर दिया। अब देखिए कितना गजब का बिजनेस माइंडेड वो लोग कर रहे हैं यहाँ पे। पहले तो देते थे सिल्वर वगैरह, ठीक है, सिल्वर वगैरह देते थे और अपने देश में लेके जाते थे, लेकिन जब कब्जा हो जाता है, जब अंग्रेज लोग हमारे देश में कब्जा कर लेते हैं, सबसे पहले कहाँ कब्जा कर रहा है, बंगाल में, तो जब वहां पे कब्जा कर लेते तो वहीं के जमींदार से, वहीं के किसानों से वो रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, लगान लेते हैं और उसी लगान को इकट्ठा करके वो क्या खरीदना शुरू करते हैं, इंडियन टेक्सटाइल को खरीदना शुरू करते हैं और वो हमें को रिटर्न करना शुरू करते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर जो है वो
आप देखेंगे कि हमें कमज़ोर बनाने का प्रयास किया गया है। यही कारण है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बहुत पहले अपनी लिखी हुई किताब में इस बात को बताते हैं कि जो अंग्रेज लोग हैं वो लूट खसोट कर रहे हैं भारत के लोगों को, और यहाँ पर जो बेरोजगारी देखने को मिल रहा है उसको सबसे पहले उन्होंने नोटिफाई करके बता भी दिया था। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं वेवर्स, यानी जो बुनकर लोग थे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बुनकर जो कपड़े वगैरह बनाने का काम करते थे, धागा बनाते थे, फिर उससे कपड़ा बनता था, उसको हम लोग बुनकर कहते थे, यानी कि वेवर्स कहा करते थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वाज स्पैनिंग, अ वर्क डन मोस्टली बाय वीमेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहला प्रोडक्शन का काम होता था, पहला जो प्रोडक्शन का काम होता था वो किसके जरिए किया जाता था? महिलाओं के जरिए किया जाता था। याद रखिएगा, ये किसके थ्रू किया जाता है? महिलाओं के थ्रू किया जाता है। ठीक है, द चरखा एंड द तकली वर हाउस होल्ड स्पैनिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इस तरह के चीजें जो आप देख रहे हैं जहां पर तड़का वगैरह में लपेटा जाता है धागा वगैरह को, ठीक है, उसको एक चरखा और रोल्ड करने के लिए तलकी का जरूरत पड़ता था। When the spanning was over, the thread was woven into clothes by the weaver. In most communities, weaving was a task done by men. और जो बुनने का काम होता था वो कौन क्या करते थे? तो बुनने का काम आपकी जो पुरुष लोग हैं वो करते थे, लेकिन जो पहला काम होता था, जो स्पैनिंग जो होता था वो किनके थ्रू किया जाता था? महिलाओं के जरिए। पहला स्टेज में जो प्रोडक्शन होता था वो महिलाएं करती थी, उसके बाद जो बुनने का काम होता था वो मेन क्या करते थे, यानी पुरुष लोग क्या करते थे। एंड फॉर कलर टेक्सटाइल्स द थ्रेड वॉज डाइड बाय द डायर नॉन एज रंगरेज। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो पुरुष लोग थे जो धागे बनते थे उस धागे को कलर करते थे, डाई करते थे, और उस डायर को लोग क्या बोलते थे? रंगरेज बोला करते थे। ठीक है, फॉर प्रिंटेड क्लोथ द वेवर्स नीडेड द हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट ब्लॉक प्रिंटर्स नॉन एज छिपिगर्स। हैंडलूम वेविंग एंड द ऑक्यूपेशन एसोसिएटेड विद इट प्रोवाइडेड लाइवलीहुड फॉर मिलियंस ऑफ इंडियंस। तो देखिए, ये जो था वहाँ की जो भारत की महिलाएं थीं जो कि अपने हाथों से सूता जो है वो काटती थीं, और जो पुरुष लोग थे वो उसमें रंग वगैरह लगाते थे और उसको बुनते थे। तो इससे लगभग मिलियंस लोगों की रोजी रोटी जो है वो चलती थी, क्योंकि यहाँ के जो इंडियंस लोग थे इनका कैटेगराइजेशन क्या हुआ था कि ये काम इन्हीं को करना है, तो इनकी पूरी रोजी रोटी जो है इस पर डिपेंड आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। अब देखिए पूरा असर कैसे यहाँ पे आपको बदलता हुआ देखने को मिलेगा। अचानक जो इंडियन टेक्सटाइल है उसका पतन होना शुरू हो जाता है, उसमें गिरावट बहुत ज्यादा आती है। अब इससे क्या क्या असर पड़ेंगे इंडियंस लोगों पर वो हम लोग देखेंगे, और ये गिरावट क्यों आती है ये भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन अफेक्टेड टेक्सटाइल producers in India in several ways. First, Indian textile now had to compete with British textiles in the European and American markets. Second, exporting textiles to England also became increasingly difficult since very high duties were imposed on Indian textiles imported into Britain. अब देखिए, कई कारण है कि आखिरकार जो इंडियन टेक्सटाइल्स थे, यानी कि भारत में जो बन रहे थे सूती के कपड़े, उनके कपड़े, मखमल के कपड़े, उनमें अचानक इतना गिरावट क्यों आता है, इसका रीजन समझते हैं। तो रीजन सीधा आप समझ चुके होंगे कि कॉटन इंडस्ट्रीज जो हैं वो डेवलप होने शुरू हो गए थे। ठीक है, कहाँ पर? ब्रिटेन में जो है उस तरह से डेवलप होने शुरू हो गए थे, वहां पे टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स वगैरह का। ठीक है, तो पहला कारण ये था कि जो इंडियंस टेक्सटाइल था अब इनको कंपटीशन करना पड़ रहा था, किससे?
ब्रिटिश टेक्सटाइल से इनको कंपटीशन करना पड़ रहा था। कहाँ कहाँ? यूरोप में और अमेरिका में। यहाँ के मार्केट में ऑलरेडी सस्ती दामों पर और बहुत ज़्यादा मात्रा में जो टेक्सटाइल है वो अवेलेबल करा दी गई, तो वहाँ पर इंडियन टेक्सटाइल को काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन करना पड़ रहा था। तो एक कंपटीशन का दौर आ गया। तो एक तो ये कारण बना कि यहाँ पर डिक्लाइन हो गया इंडियन टेक्सटाइल। दूसरा कारण ये हुआ कि जब इंग्लैंड में एक्सपोर्ट करने की बारी आई, कि जो भारत के लोग जब इंडियन टेक्सटाइल को इंग्लैंड में एक्सपोर्ट करते थे, तो उस पर सरकार जो है बहुत ही ज़्यादा ड्यूटीज़ लगा देता है, बहुत ही हाई कहें तो हम लोग वहाँ पे लगान रेवेन्यू लेना शुरू करता है, उस पर काफ़ी ज़्यादा लगान लगा देता है, बहुत ज़्यादा टैक्स जो है वो लगा देता है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं जो है इससे प्रभावित हो जाते हैं कौन? हमारे इंडियंस लोग। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये कारण बनता है डिक्लाइन का। और भी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बाय द बिगिनिंग ऑफ द 19th century, English made cotton textiles successfully outstated Indian goods from their traditional markets in Africa, America and Europe. Thousands of weavers in India were now thrown out of employment. Bengal weavers were the worst hit. English and European companies stopped buying Indian goods and their agents no longer gave out advances to weavers to secure supplies. Distressed weavers wrote petition to the government to help them. अब देखिए ऐसी पूरी स्थिति और आ जाती है कि पूरी तरह से, यानी कि 19वीं शताब्दी के पहले ही 18वीं शताब्दी तक तो आप देख रहे थे कि मार्केट का पूरी तरह से तहलका मचा हुआ था कपड़ों का, लेकिन जैसी वो 19th सेंचुरी में आते हैं तो जो अंग्रेजी हुकूमत है, वहाँ की जो मार्केट है, पूरी तरह से कॉटन टेक्सटाइल के मामले में भारत को वहाँ से खदेड़ देता है, इंडियन टेक्सटाइल को वहाँ से निकाल फेंकता है। ठीक है, उसके जो ट्रेडिशनल मार्केट थे उसको पूरा बर्बाद कर देता है। ठीक है, अफ्रीका में भी वही काम होता है, अमेरिका में भी, यूरोप में भी, लगभग सब जगह पर उसके जो भारत के जो खुद का टेक्सटाइल है उसको पूरी तरह से चौपट कर देता है। अब इसका असर ये होता है कि जो बहुत सारे भारत में जो बुनकर लोग थे, जो वेवर्स लोग थे, वो पूरी तरह से बेरोजगार हो जाते हैं। पूरी तरह से क्या हो जाते हैं? बेरोजगार हो जाते हैं। अब इतना ज़्यादा बेरोजगार हो जाते हैं कि खाने को भी मोहताज हो जाते हैं। तो इसके लिए ये जो वेवर्स लोग हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक लेटर लिखते, एक पिटिशन दायर करते हैं कि उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए और उनकी कपड़े जो है, ये सब चीज़ें जो हैं, रोजी रोटी का व्यवस्था भी किया जाए। बट worse was still to come. By the 1830s, British cotton cloth flooded Indian markets. In fact, by the 1880s, 2/3 of all the cotton cloths worn by Indians were made of clothes produced in Britain. This affected not only specialists weavers but also spinners. Thousands of rural women who made a living by spinning cotton thread were rendered jobless. Handloom weaving did not completely die in India. This was because some type of clothes could not be supplied by machines. How could machines produce saris with intricate borders or clothes with traditional women patterns? These had a wide demand not only amongst the rich but also amongst the middle classes. Nor did the textile manufacturers in Britain produce the very coarse clothes used by the poor people in India. देखिए इस तरह के वजह से जाहिर सा बात है कि मार्केट से जो कब्जा था भारत का वो तो बाहर निकाल के फेंक देते हैं, और इससे प्रभावित कौन कौन हो जाते हैं? जो स्पेशली जो इसके माने जाते थे
जो स्पेशली इसके माने जाते थे स्पेशलिस्ट लोग जो थे वेबर्स के, वो तो तबाही हुए, साथ ही साथ स्पैनर लोग पूरी तरह से तबाह हो गए। साथ ही साथ हजारों जो महिलाएं थीं जो देहात गांव में रह रही थीं, उनकी जो जीविका इस पर टिकी हुई थी वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, वो पूरी तरह से बेरोजगार हो जाते हैं। लेकिन एक हिस्सा जो है वो बच जाता है। जो अपने हाथों से कताई करने का काम करते थे वो पूरी तरह से डाई नहीं हुए थे भारत में। दरअसल इसके रीज़न ये थे कि मशीन जो है वो मशीन के ज़रिए जो साड़ी में जो बॉर्डर वगैरह बनता था या जो ट्रेडिशनल पैटर्न बनाए जाते थे वो मशीनों से नहीं बन पाती थी। तो कहीं ना कहीं ये एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी के तौर पे जिंदा था, यानी कि हैंडलूम वीविंग जब होता था तो वो उनकी जॉब पूरी तरह से नहीं गई क्योंकि मशीन वो काम नहीं कर पा रहा था। सो अब देखिए कि व्हाट हैपेंड टू द वेवर्स एंड स्पैनर हु लॉस्ट देयर लाइवलीहुड। अब देखिए जो बुनकर लोग थे जो कपड़ा वगैरह बनाते थे, वेवर्स लोग, और जो धागा वगैरह स्पैनर वगैरह लोग बनाते थे, उनकी जीविका पे क्या असर पड़ता है, उनकी रोजी रोटी पे क्या असर पड़ता है जब वो बर्बाद हो जाते हैं, पूरी तरह से सब कुछ उनका छीन जाता है। तो उनमें से बहुत सारे ऐसे वेवर्स थे जो कृषि मतलब कि एक तरह से किसान बन जाते हैं, खेतों में काम करने वाले। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो माइग्रेट होके चले जाते हैं काम धंधा के चक्कर में, ठीक है। तो वो अफ्रीका में जाके, साउथ अमेरिका में जाके वहाँ पर प्लांट वगैरह लगाने का काम जो है वो पकड़ लेते हैं। और जो हैंडलूम वेवर्स लोग थे जो हाथों से कताई वगैरह करते थे, जो डिज़ाइन वगैरह बनाते थे साड़ी के बॉर्डर वगैरह में, वो एक नया कॉटन मिल्स जो है वहाँ पे स्टेब्लिश होती है। कहाँ पर? बॉम्बे में, ठीक है, जिसको अब मुंबई कहा जाता है। अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर, कानपुर, तो वहां पर स्टेब्लिश होता है एक कॉटन का मिल, एक तरह का मिल जो है वहां पे बनता है। तो ये लोग वहीं पर जो है वो जाके शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कॉटन मिल जो है वो भारत में इस तरह से सामने आपको आते हुए दिखाई देगा। यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं जो हैं ये आपको काम करते हुए नजर आएंगी। The first cotton mill in India was set up as a spinning mill in Bombay in 1856। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में सबसे पहले जो कॉटन मिल जो लगाया गया था वो 1854 में लगाया गया था, ठीक है, जो कि बॉम्बे में लगाया गया था, ठीक है। From the early 19th century, Bombay had grown as an important port of the export of raw cotton from India to England and China। और देखिए शुरू में जो भी रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती थी कॉटन के लिए, वो पोर्ट वगैरह लगाते हैं, वो कहाँ किनको सप्लाई कर रहे थे? इंग्लैंड को और चाइना को कर रहे थे। एंड इट वॉज क्लोज टू द वास्ट ब्लैक सॉइल tract of western Indian where cotton was grown। When the cotton textile mills came up, they could get supplies of raw materials with ease। और जहां पर इन्होंने लगाया था अपना मिल वगैरह, तो उसके आसपास में ब्लैक सॉइल उनको मिलना शुरू हो गया। अब इससे ही क्या होता था कि जो कॉटन है, कपास को लगाने के लिए वो ब्लैक सॉइल की आवश्यकता होती है, तो वो सब चीज़ें इनको मिल गई, जिनके वजह से इनको रॉ मटेरियल बनाने में बड़ा आसानी जो है वो होना शुरू होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हैंडलूम है उसके वजह से कितना असर पड़ता है कि आप यहाँ पे देखेंगे एक मिल का जो है वो निर्माण आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वॉज सेट अप एज अ स्पिनिंग मिल इन बॉम्बे इन 1850। By 1900, over 84 mills started operating in Bombay. Many of these were established by the Parsi and Gujarati businessmen who had made their money through trade with China। तो सबसे पहले 84 मिल जो हैं वो बॉम्बे में लगाए गए थे, और जिसमें काम करने वाले जो बिजनेसमैन थे वो किस कास्ट के थे? पारसी कास्ट के थे और गुजराती कास्ट के लोग थे, और यही पूरी तरह से पैसा जो है कमा रहे थे, चाइना के साथ बिजनेस कर रहे थे। मिल्स कैम अप इन अदर सिटीज टू। द फर्स्ट मिल इन अहमदाबाद, और भी कई अलग अलग शहर में मिल्स जो है वो बन के आए, जैसे अहमदाबाद में
1861 में बना, और ईयर लेटर यानी कुछ साल बाद अ मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन कानपुर में भी बना, ठीक है। और इसी तरह से वहाँ पर क्या हो गया कि लेबर का डिमांड बढ़ना शुरू हो गया। तो यहाँ पर जो हजारों के तादाद में जो गरीब किसान लोग थे और जो इस तरह के आर्टिशियंस लोग थे, जो इस तरह के कलाकारी करते थे, या जो एग्रीकल्चरल लेबर थे, वो कहीं ना कहीं काम धंधे के चक्कर में यहाँ पर मिल तक पहुंच जाते हैं इन शहरों में, और काम वगैरह तलाशना शुरू करते हैं। मिल्स वगैरह डेवलप होने लगे थे, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्शन देने से भी मना करता है। और क्योंकि वो लोग जो वहाँ पर सामान जो बनाते थे, जो टेक्सटाइल बनाते थे, उसको बाहर एक्सपोर्ट कर ना पाए या बहुत मुश्किल से कर पाए, इसके लिए वो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा हाई ड्यूटीज यानी बहुत ज़्यादा टैक्स जो है वो थोप देते हैं। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी कि जो अंग्रेजी हुकूमत थी वो कुछ इस तरह से हरकतें कर रही थी। उस समय वो धीरे धीरे इसको बैन करना शुरू कर रही थी। लेकिन दौर आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, और उस समय ये जो डिक्लाइंड है वो कहीं ना कहीं उभर के सामने आता है, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा ऑर्डर किसको मिलता है, हमारे इंडियंस जो मिल्स हैं उसको सबसे ज़्यादा ऑर्डर मिलता है, और वहाँ पर सुधरता है हालात। सो अब देखिए हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। हाउ डिड डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन अफेक्ट टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स इन इंडिया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज वगैरह बनने शुरू हो गए कॉटन के, तो वहाँ पर वहाँ के लोग चाहते थे कि भारत की जो टेक्सटाइल है वो ना बिके, तो वहाँ उनको बैन करना शुरू कर दिया। भारत के टेक्सटाइल पे काफ़ी ज़्यादा ड्यूटीज लगा दिए गए, टैक्स बहुत ज़्यादा हेवी कर दिया गया। उनको बैन करने के लिए एक एक्ट को भी इनैक्ट कर दिया गया, जिसको कैलिको एक्ट हम लोग कहते हैं। तो इस तरह के चीज़ों का असर जो है वो देखने को मिलता है कि भारतीय लोग बेरोजगार होने शुरू हो गए थे, उनका जो बिजनेस था वो चौपट होना शुरू हो गया था। अगला प्रश्न जैसा कि आप देख सकते हैं कि वाई डिड द वूल एंड द सिल्क प्रोड्यूसर इन इंग्लैंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इन द अर्ली 18th सेंचुरी। देखिए इसका रीज़न ये था क्योंकि भारतीय जो इंडियन टेक्सटाइल थी वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी थी, बहुत पॉपुलर हो चुकी थी, बहुत ही सस्ते में बहुत ही बेहतर कपड़े प्रोवाइड कर रही थी। तो इंग्लैंड में क्या हो गया था कि इंडस्ट्री डेवलप होने शुरू हो गए थे इस तमाम चीज़ों के लिए, तो कहीं ना कहीं उनको इससे का कंपटीशन करना पड़ रहा था। उनकी सामानें नहीं बिक रही थी, किनकी, जो इंग्लैंड के लोग, यूरोप के लोग हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया, भारत यानी कि इंडियन टेक्सटाइल के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। गवर्नमेंट पे क्या किया, एक तरह का दबाव बनाया कि उनको बैन किया जाए। हाउ टू द नेम्स ऑफ डिफरेंट टेक्सटाइल्स टेल अस अबाउट देयर हिस्टोरीज। तो देखिए इस हिस्ट्रीज में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे टेक्सटाइल्स, जैसे कैलिको वर्ड आपको कॉटन के बारे में बता रहा है, बंडाना बता रहा है, इस तरह के कई ऐसे शब्द हैं जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इंडियाज टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन इन द सेंचुरी। जो इंडियन टेक्सटाइल है उसका एक्सपोर्ट डिक्लाइन कब होना शुरू हो गया था, 19th सेंचुरी में, ठीक है। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ हैड अ लार्ज मार्केट इन यूरोप। यूरोप में किस तरह के कपड़ों का बहुत बड़ा मार्केट था, तो आप समझ चुके होंगे, दैट इज कॉटन टेक्सटाइल। सो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड वुड्स स्टील। यानी कि यहाँ पर जो हम लोग कहानी बयां करने वाले हैं टीपू सुल्तान की कहानी से। तो ये जो आप यहाँ पे तलवार देख रहे हैं, ये टीपू सुल्तान की तलवार है। अब यहाँ पर हम लोग इस तलवार का जिक्र आखिरकार क्यों कर रहे हैं, तो चलिए थोड़ा सा हम लोग टीपू सुल्तान के विषय में यहाँ पे जानकारी जो है वो यहाँ पे लेते हैं। तो टीपू सुल्तान जो है वो लगभग 1799 तक मैसूर में राज करते थे, और लगभग ये 4 युद्ध जो है वो जीत चुके थे ब्रिटिशर्स से। लेकिन जब इनकी डेथ हुई थी तो उनके हाथ में यही तलवार जो था वो पड़ा हुआ था। तो आखिरकार इनके तलवार के बारे में आखिर इतना जिक्र क्यों हो रहा है। एक्चुअली ये जो तलवार है ये आज भी म्यूजियम में, इंग्लैंड के म्यूजियम में रखा हुआ है, और आखिरकार इस तलवार के पीछे इतना स्पेशल चीजें क्या हैं वो हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये जो तलवार है ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड था,
और बहुत ही तेज धार का था, शार्प एज का था, और ये इतना हार्ड और सख्त और इतना तेज धार का था कि अगर मान लीजिए कि कोई दुश्मन अगर पूरी तरह से स्टील का अपने बदन में पहना हुआ है तो वो उस लोहे के जो बने हुए कपड़े होते थे उसको भी चीर सकता था और चीर कर उसके बॉडी को भी चीर सकता था। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो तलवार आपको दिखाई दे रही है जो कि टीपू सुल्तान के पास थी, ये आखिरकार इतना फेमस क्यों था? जब ये लोहे को चीर सकता था तो आप समझ सकते हैं कि ये कुछ ज़्यादा स्पेशल था। तो अब ये आपके मन में प्रश्न आएगा कि आखिरकार ये किन किन चीज़ों से बना हुआ था। इस पे काफ़ी ज़्यादा शोध भी हुआ है, तो चलिए हम लोग इसी विषय पे जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर दिस क्वालिटी ऑफ द स्वॉर्ड कैम फ्रॉम अ स्पेशल टाइप ऑफ हाई कार्बन स्टील कॉल्ड वुड्स। तो एक्चुअली ये जिससे बना हुआ था इसको हम लोग क्या कहते हैं? वुड्स कहा करते हैं। क्या कहते हैं? वुड्स कहा करते हैं। ये बहुत ही हाई कार्बन स्टील का बना होता है। तो हाई कार्बन स्टील से जो बना हुआ चीज है उसको हम लोग एक लैंग्वेज, एक वर्ड बोलते हैं, दैट इज वुड्स। तो वुड्स का ये बना हुआ रहता था, ठीक है, विच वॉज प्रोड्यूस्ड ऑल ओवर साउथ इंडिया। Woods steel when made into sword produced a very sharp edge with a flowing water patterns। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो वुड्स का बना हुआ तलवार है ये कितना महत्वपूर्ण क्यों रखता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आपके सामने एक प्रश्न है और जिसका जवाब आपको पता होना चाहिए। टीपूज स्वॉर्ड वॉज मेड ऑफ, किस स्टील का बना हुआ था? तो आप यहाँ पे जवाब दे सकते हैं, दैट इज वुड्स स्टील, ठीक है, या आप इसको कार्बन स्टील भी कह सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ आते हैं। तो दरअसल ये इतना फेमस था, ये जो तलवार है, ये जो स्वॉर्ड है, ये इतना फेमस था कि फ्रांस के रहने वाले बुकानन जो थे वो टूर पे आए थे। कहाँ टूर करने आए थे? मैसूर में टूर करने आए थे। और ये कब आए थे? 1800 के आसपास में ये मैसूर में टूर करने के लिए आए थे। तो काफी साल बाद, टीपू के मरने के बाद, तलवार की चर्चाएं तो चली रही थी। अच्छा लगता था ना जो ये तलवारें जहाँ पे बनाई जाती थी। तो वहां पर क्या होता था कि उन भट्ठों पे जाके, फर्नेसेस पे जाके देखा गया तो देखा कि जो आयरन है, जो लोहा है, उसको चारकोल समझते हैं, जो लकड़ी का कोयला होता है, लकड़ी से बना हुआ कोयला, ठीक है, तो वो चारकोल और आयरन को आपस में पिघला के मिक्स्ड कर रहे थे। और मिक्स्ड करने के बाद उसको जो मिट्टी का बना हुआ बर्तन होता है उसमें डाल रहे थे। तो उससे ये बन रहा था जिसको हम वुड्स कहते हैं। इसमें क्या मिलाया गया? लोहा और जो लकड़ी का कोयला होता है जिसको कार्बन कहते हैं, चारकोल कहते हैं, उन दोनों को मिक्स्ड करके एक घड़े में रख दिया जाता था और ये बनाया जाता था, जिससे एक बहुत ही सख्त और बहुत तेज धार का इस तरह का बनता था। तो ये जो तलवार है ये एक्चुअली इसका रहस्य जो है इस तरह से बुकानन ने जो है वो निकाला बाहर, और ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, सब जगह पे चर्चा का विषय बना हुआ था। तो इसी का वुड्स का एक बिगड़ा हुआ नाम है। जैसे कन्नड़ में इसी तलवार को लोग, या इसी वर्ड को लोग उक्को कहते हैं, तेलुगु शब्द में इसको हुक्को कहते हैं, और जो तमिल और मलयालम शब्द है वहां पर इसको हुरुक्को कहते हैं। लेकिन इन सब का मतलब स्टील है। तो स्टील को अलग अलग भाषा में लोग कहते थे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि स्टील का ही बिगड़ा हुआ शब्द जो है कन्नड़ में उक्को कहते थे, तेलुगु में हुक्को कहते थे, और तमिल और मलयालम में उरुक्को कहते थे। तो ये स्टील के ही मतलब थे जो अलग अलग भाषाओं में कहे जाते थे। लेकिन इस तलवार की चर्चाएं सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती हैं, बल्कि बहुत जगह पर इनकी बातें जो हैं वो सामने आती हैं। तो उस दौर के सबसे फेमस साइंटिस्ट थे, बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे, जी हाँ, आप इनका नाम जरूर जानते होंगे। तो माइकल फैराडे को भी बड़ा आश्चर्य कर रहा था कि कोई एक ऐसी तलवार है जो बहुत ही तेज धार है और बहुत ही सख्त है, ये लोहे के बने हुए कपड़े के साथ साथ जिस्म को भी चीर देती है।
तो ये कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित कर रहा था, फैसिनेट करने का प्रयास कर रहा था कि माइकल फैराडे ढूंढना चाह रहे थे कि आखिरकार किन किन प्रॉपर्टीज से ये जो इंडियन वुड्स है वो बना हुआ है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि माइकल फैराडे को और भी रूप से आप जानते हैं, एक साइंटिस्ट थे, एक डिस्कवरर थे, जो इलेक्ट्रिसिटी की भी खोज उन्होंने किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के विषय में भी खोज किया है। ठीक है, तो माइकल फैराडे एक बहुत ही जाने माने आपके एक साइंटिस्ट रह चुके हैं। तो ये जानना ये चाह रहे थे कि आखिरकार जो वुड्स स्टील है वो किन किन प्रोसेस के माध्यम से बना हुआ है, और ये इनको जानना चाह रहे थे कि 19वीं सेंचुरी के बीच में आते आते ये पूरी तरह से जानकारी लुप्त होने लगी थी। ऐसा क्यों लग रहा था? तो इसका जवाब ये था क्योंकि उस दौरान बहुत सारे ऐसे जो योद्धा लोग थे वो तो मारे गए थे, और बहुत सारे इस तरह के जो स्वॉर्ड्स वगैरह थे वो भी उस दौर में यूज होना लगभग बंद हो गए। तो ये कब हुआ था? जब ब्रिटिशर्स लोग इंडिया में कब्जा करना शुरू कर दिए थे, और ये लोग आयरन और स्टील को डायरेक्टली इंग्लैंड से मंगाना शुरू कर दिए थे। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स लोग थे वो आयरन और स्टील को कहाँ से मंगवा रहे थे? इंग्लैंड से मंगवा रहे थे, जिसके कारण से जो भारत में आयरन और स्टील बनता था उसको वो डिस्प्लेस कर देता है। तो यही कारण है कि यहाँ पर 19वीं शताब्दी के बीच बीच में आते आते ये जिस चीज से बनती थी वो पूरी तरह से लुप्त होता हुआ नजर आता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो गांव में बने हुए भट्टी होती थी वो सब उजड़ने लगी। तो आखिरकार गांव में बनी हुई जो भट्टियां थी वो क्यों उजड़ रही थी, उसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि स्मेल्टर क्या होते हैं, जो लोहा पिघलाने का काम करते हैं उसको स्मेल्टर्स कहते थे। तो इसमें भी स्त्री और पुरुष का कुछ ना कुछ काम जो है वो बटा हुआ था, जिसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो जो लोहा पिघलाने का काम होता था वो किनका होता था? ये पुरुष के जरिए लोहा को पिघलाया जाता था। और जो वीमन होती थी यानी कि जो महिलाएं होती थी उनका काम क्या होता था? धौंकना, यानी कि लोहा मतलब आग जो है वो जलता रहे, इसके लिए वो धोकने का इस्तेमाल करते थे महिलाएं लोग। ठीक है, जैसे कि आप इस वाले पूरे पिक्चर में यहाँ पर देख के समझ सकते हैं। ठीक है, इस पूरे पिक्चर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि महिला पुरुष दोनों मिलके किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं। बहरहाल अब चलिए हम लोग देखते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर जो लोहा पिघलाने का काम है इस पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है, और धीरे धीरे ये भी पतन की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी कि इस तरह का जो धंधा पानी चल रहा था भारत में, जो महिला और पुरुष कर रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। अब आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि जो अंग्रेजी हुकूमत थी यानी कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या कर दिया था? उन्होंने जंगल पे बैन लगा दिया था, फॉरेस्ट पर। अब इसका असर ये हुआ कि जो लोग जाते थे लकड़ी वगैरह लाने के लिए, वुड फॉर चारकोल, ताकि वो चारकोल वगैरह बना सके। ठीक है, लकड़ी रहेगा तभी तो चारकोल बनेगा, लकड़ी का कोयला बनेगा। तो वो चारकोल वगैरह बनाने के लिए लकड़ियां लाया करती थी फॉरेस्ट से, यानी जंगल से। और जंगल में जो अंग्रेजी हुकूमत थी वो तो वहां पर कानून बना कर बैठा हुआ था, तो जिसके डर के मारे से बहुत लोग नहीं जा पाते थे। एक तो ये भी चीज था। तो अब उनके लिए प्रॉब्लम ये था कि वो जा नहीं पाते थे, साथ ही साथ वो छुपा चोरी अगर जाते भी थे तो इनको बहुत ज्यादा मतलब रिस्क लेना पड़ता था। तो उन लोगों ने सोचा कि भाई इतना रिस्क लेने के बाद ये काम करने का क्या मतलब है। तो इस तरह से ज्यादा लंबा जो है वो नहीं चल पाया, और वो अपनी रोजी रोटी के लिए दूसरा विकल्प ढूंढना शुरू कर दिए। तो देखिए, एक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जंगल में बैन लगाने के बाद क्या दुर्दशा जो है वो यहाँ देखने को मिलता है। दूसरी बात, कुछ कुछ ऐसे एरियाज थे जहां पर जो अंग्रेजी हुकूमत थी वो जंगलों में जाने का परमिशन तो देता है,
लेकिन वहाँ पर उन्होंने एक कानून बना रखा कि उनको हाई टैक्स पे करना होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो इस चीज़ से भी कहीं ना कहीं जो वहाँ के लोग थे उनको लगा कि भाई जो भी हम कमा रहे हैं वो भी तो हमारे चला जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह से लगभग 19वीं शताब्दी के अंत तक जो आयरन और स्टील जो बनता था भारत में, वो लगभग चौपट होने के कगार में आ गया। ये इसका दूसरा कारण हुआ। तीसरा कारण भी ये था कि जो आयरन और स्टील जो है अब वो इंपोर्ट किए जा रहे थे। कहाँ से मंगाया जा रहा था? ब्रिटेन से मंगाया जा रहा था। अब ब्रिटेन से मंगाया जा रहा था तो ये लोगों को थोड़ा सा आसानी से मिल जा रहा था। तो जो लोहा से रिलेटेड काम करते थे, लोहा को पिघला के जो तलवार वगैरह बनाते थे, अब वो क्या करने लगे, जो ब्रिटेन से आते थे जो लोहा स्टील वगैरह, उसी को पिघला के वो बर्तन वगैरह बनाना शुरू कर दिए। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो लोहा और स्टील जो हमारे भारत में बनता था वो लगभग धीरे धीरे लुप्त होने लगा था। अब यहाँ पर हम सभी देखेंगे कि तो लगभग साल का 1904 के अंत आते आते तक में गर्मी का महीना था। उस समय चार्ल्स वेल्ड जो कि एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे और उनके साथ दोराबजी टाटा थे जो कि जमशेद जी के बड़े बेटे थे। तो वो ट्रैवल करते करते छत्तीसगढ़ आए। तो क्यों आए थे छत्तीसगढ़ ये दोनों? कारण ये था कि वो आयरन ओर की खोज में यहाँ पर आए हुए थे और ऐसा वो कहना चाहते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाएंगे एक बेहतरीन आयरन ओर को पता लगाने में और स्टील वगैरह का, क्योंकि वो एक फैक्ट्री जो है वो सेटअप करना चाहते थे भारत में, एक प्लांट लगाना चाहते थे। तो ये काफ़ी तलाश में थे कि उस तरह के जो बेस्ट क्वालिटी के जो चीज़ें हैं वो इनको मिल सके। हु वर द अगरिया? अगरिया कौन थे? अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, तो आगे के लेक्चर में इसे आप समझ पाएंगे कि अगरिया हम किसे बोलते हैं। तो चलिए बने रहिए। सो चलिए देखिए, एक दिन हुआ क्या चीज कि बहुत घंटों की पैदल चलते चलते जंगलों में जब पहुंचे तो वेल्ड और दोराबजी जो कि जमशेद टाटा जी के बड़े बेटे थे, तो वेल्ड और दोराबजी जो हैं ये एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद यहाँ ये देखते हैं कि जो पुरुष है और जो महिलाएं हैं वो टोकरियों में आयरन का जो मलबा है, आयरन का जो ओर है, वो उसको लेके जा रहे हैं। तो ये जो पीपल थे, यानी जो महिला आपको दिखाई दे रही हैं, जो पुरुष दिखाई दे रहे हैं, जो टोकरियों में भर के आयरन ओर को ले जा रहे हैं, उसी को अगरिया कहते हैं। तो आई थिंक आप इस प्रश्न का जवाब ढूंढ लिए होंगे कि अगरिया किसे कहते हैं। तो चलिए बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो जब इन लोगों से पूछा जाता है, कौन पूछता है? इन लोगों से जो वेल्ड जियोलॉजिस्ट हैं और जो दोराबजी हैं, वो पूछते हैं कि भाई ये जो आयरन ओर है आपने कहाँ से लाया है? तो वो जो अगरिया वाले लोग थे उन्होंने इशारा करके बताया कि भाई वहां से हमने लाया। तो वेल्ड और जो दोराबजी जो हैं वो वहां पे पहाड़ी इलाका में पहुंच जाते हैं और वहां पर जब पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर उस टाइप का बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर जो है वो उनको मिल चुका है, जो कि राजहरा में आपको ये चीज दिखाई देगा, ठीक है, जो अभी भी है। अब होता क्या है, फिर भी एक प्रॉब्लम आ जाता है। प्रॉब्लम क्या आता है कि जहां पर ये जो आयरन ओर है वहां पर पानी का स्रोत ही नहीं था, पूरा सूखा इलाका था वहां पर, जबकि किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए पानी की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से टाटा जो है वो फैक्ट्रीज वगैरह बेस्ट ढूंढने का प्रयास कर ही रहे थे। तो उस समय फिर अगरिया लोग ही जो हैं एक और आयरन ओर का जगह जो है वो बताते हैं, अगरिया लोग ही बताते हैं, जहां पर
भिलाई स्टील प्लांट जो है आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ सालों बाद वहाँ पर क्या होता है कि जंगलों की पूरी तरह से सफाई कर दी जाती है, यानी कटाई वगैरह कर दिया जाता है, और वहाँ पर एक नदी का किनारा है सुब्रनेखा, वहाँ पर फैक्ट्री को लगा दिया जाता है और उसका नाम जो है वो रखा जाता है जमशेदपुर। तो आज भी ये आपको जानने को मिलेगा कि ये जमशेदपुर एक जगह का नाम है, टाटा जमशेदपुर। तो हियर देयर वॉज वाटर, यहाँ पे वाटर भी उनको मिलता है, और द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को, दैट कैम बिगेन प्रोड्यूसिंग स्टील इन 1912, और यही टिस्को कंपनी बन के आती है जो कि आयरन और स्टील बनाती है। तो इस कंपनी का नाम रखा गया टिस्को कंपनी, जो 1912 में उदय इसका होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लोहा और स्टील का जो है वो आपको देखने को मिलता है। इंडिया में जो भी स्टील और आयरन आता था वो कहाँ से आता था? ब्रिटेन से आता था। ब्रिटेन उस टाइम पे यहाँ पे लेके भारत में आयरन और स्टील को लेके आ रहा था। यही कारण था कि जो इंडियंस जो स्मेल्टर थे उनको काफ़ी नुकसान होना पड़ा, उनको काफ़ी नुकसान सहना पड़ा, वो बेरोज़गार वगैरह हो गए थे। ऐसा अंग्रेज़ों को लगता था कि इतना बेस्ट क्वालिटी का जो आयरन है वो नहीं बना पाएगा भारत, ऐसा एक गलत नज़रिए से देख रहा था। लेकिन धीरे धीरे समय जो है बदल जाता है, और बदलाव का जो मोड़ आता है वो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा चेंजेस। अब क्या कारण था कि जो स्टील जो प्रोड्यूस्ड होता था ब्रिटेन में, अब वॉर में जैसे बहुत सारी चीज़ बनाने के लिए तो ज़रूरत था, तो वहाँ पर जो स्टील आयरन का ज़रूरत था, जो खपत था, वो बहुत बढ़ गया था। तो ब्रिटेन का जो भी स्टील आयरन था वहीं पे चला जा रहा था। अब उसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। तो जैसे कि जो इंडियन रेलवे वगैरह हैं, उसके जो चक्के बनाने थे, जो आपको जो गोली के जो शेल्स होते हैं या जो चक्के होते हैं वो सब बनाने थे, तो उसके लिए लोहे की ज़रूरत पड़ती थी। तो उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो किसको दे देता है? टिस्को को ये काम दे देता है, और 90% टिस्को पे निर्भर हो जाता है, यानी कि जो भारत में कंपनी है उस पे निर्भर हो जाता है। और यही टिस्को कंपनी रेल के लिए पहिया बना के देती है, गोली के लिए जो शेल होता है वो बना के देती है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या कर देता है, एक बिगेस्ट मार्केट के रूप में यहाँ पे देखने को मिलता है। और टिस्को जो है ये एक बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री साबित होता है ब्रिटिश एम्पायर के दौरान। जो आयरन का जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इस तरीके से टिस्को जो है, टिस्को का उदय होता है। यहाँ पे जो आपने देखा है कि आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज कम अप इन इंडिया, तो इस प्रकार से जो आयरन और स्टील है उसकी फैक्ट्री सेटअप होना शुरू हो जाते हैं भारत में, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को कमजोर करता है, बनाता है। अब देखिए प्रश्न यहाँ पर है कि व्हाट हेल्प टिस्को एक्सपैंड स्टील प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखिए जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो उस समय टिस्को को एक्सपैंड करने में क्या मदद कर रहा था, क्योंकि जो रेलवे का पहिया वगैरह उसकी डिमांड बढ़ गई थी, जो शेल वगैरह है उसको बनाने के लिए लोहे की ज़रूरत थी। तो ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। What problems did the Indian textile industry face in the early years of its development? तो आपको मैंने बहुत पहले ही ये बात बता रखा है कि जो इंडियन टेक्सटाइल था, यानी कि जो भारत में बनने वाले कपड़े थे, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियां जो है वो झेलनी पड़ी थी डेवलपमेंट के दौरान। तो आपको जैसे मालूम है कि बहुत सारा टैक्स वगैरह बढ़ा दिया गया था, ये सब चीज़ें। अगला क्वेश्चन है कि वाई डिड द इंडियन आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री डिक्लाइन इन द 19th सेंचुरी। तो जब 19वीं शताब्दी आता है तो भारत में जो लोहा गला के पिघलाने वाले जो थे उस तरह की जो इंडस्ट्री थी वो पतन की तरफ क्यों चला जाता है, वो गिरावट की तरफ क्यों आता है? तो रीज़न आपको मैंने बताया था, क्योंकि ब्रिटेन में जो है ब्रिटेन से ही आयरन और स्टील को मंगाया जा रहा था। दूसरी बात ये थी कि फॉरेस्ट को वहाँ पर उन्होंने रिजर्व कर रखा था, तो जो स्टील आयरन बनाने के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो प्रॉपर वे में वो ले नहीं पा रहे थे। तो ये सब मेन कारण थे जिसके कारण से आयरन और स्टील
जो इंडिया में बनता था उसमें काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन आपको देखने को मिलता है।